डिस्टिंक्शन होल्डर बच्चा? जी, हाइपर का मतलब एक्सेस, एमिसिस नाउसिया वॉमिटिंग, ग्रेविटारम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या था इसके अंदर हाइपर एमिसिस ग्रेविटारम में? क्या पढ़ा था? ये क्या होता है, क्यों होता है, किन किन में होता है? ये सारी चीजें पढ़ी थी कल कुछ? बिल्कुल। प्रेगनेंसी में होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा होगा, आइडियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, लेकिन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहता है, एलिवेटेड एचसीजी की वजह से होता है। और इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर? एक्सीलेंट, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, वर्निकिस एन्सेफलोपैथी हो सकती है, मेडोमेसिस हो सकती है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल रेयर है, 0.2% है, बिल्कुल। और इसका इलाज किस तरह से करते थे हम, क्या करते थे इसके लिए? प्रिवेंशन क्या बताते थे उसको, और इलाज किस तरह से करते थे? पहले तो उसको प्रिवेंशन बताएंगे। उसको क्या प्रिवेंशन बताएंगे जी? उसको कहेंगे कि जो उस काउंसलिंग करेंगे उसकी खाने पीने, फूड डाइट का ख्याल रखने का कहेंगे, पानी ज्यादा से ज्यादा, नॉन कैफिनेटेड ड्रिंक्स देंगे 6 to 7, बिल्कुल टाइम पे, बिल्कुल। और हाइजीन का ख्याल रखने को कहेंगे। और क्या था उसको कहने? ओरल हाइजीन का ख्याल रखे, बिल्कुल। और क्या कहने हैं उसको? ऑयली फूड्स, ये सारे हैवी फूड्स ना खाए, जंक फूड्स ना खाए। क्या कहना है उसको? ऐसी चीजें जिससे उसको नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, स्मेल वगैरह, उससे परहेज करे। ठीक है। इन्वायरमेंट अपना फ्रेश रखे, ओपन इन्वायरमेंट रखे। ठीक है। अच्छा, यस, वाइटामिन, बिल्कुल, मल्टी वाइटामिन रेगुलर ले। एक्सीलेंट। बॉयज कहाँ पे है? मुझे आज बॉयज नजर नहीं आ रहे। अच्छा, उसके बाद हमने उसकी ट्रीटमेंट में क्या करना था? ट्रीटमेंट क्या थी जी? ट्रीटमेंट में बताएं, क्या क्या उसकी ट्रीटमेंट करनी थी? फ्लूइड्स देने थे उसको, आईवी लाइन लगानी थी, फ्लूइड्स देने थे, एक कोई ड्रग भी था, एंटीएमेटिक्स देने थे। अच्छा, थायमीन सप्लीमेंटेशन भी देनी थी अगर वर्नी उसका पेशेंट है। किसका पेशेंट था जिसके अंदर होता है थायमीन डेफिशिएंसी? कौन सा पेशेंट था जी? फिनोथाइजीन्स, बिल्कुल। वर्निकीज एन्सेफलोपैथी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक हो गया आप लोगों को तो। हाइपरमेसिस ग्रेविडारम भी याद हो गया, माशाल्लाह। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं लेकिन रेयर। ठीक है, वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा, आज पता है क्या पढ़ना है? किसी ने देखा है हमारा स्केड्यूल? आज क्या पढ़ना है? किसी को बुरा तो नहीं लग रहा मैं पढ़ा रही हूँ? अच्छा, आज हमने पढ़ना है एक्लेम्शिया। ठीक है। एक होता है एक्लेम्शिया, एक होता है प्री एक्लेम्शिया। जो एक्लेम्शिया है ना, प्री का मतलब है बिफोर एक्लेम्शिया, ऐसे ही है। पोस्ट का मतलब होगा आफ्टर। तो प्री एक्लेम्शिया का क्या मतलब है? कि एक्लेम्शिया से पहले। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि पहले प्री एक्लेम्शिया होगा, फिर एक्लेम्शिया होगा। ठीक है। एडवांस स्टेज को हम कहते हैं एक्लेम्शिया, और जो लोअर लेस स्टेज होती है उसे कहते हैं प्री एक्लेम्शिया। बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा एक्लेम्शिया का, प्री एक्लेम्शिया का। मुझे थोड़ा सा बताओ कि आप लोग इसके बारे में क्या जानते हो अभी तक, ये क्या होता है एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया? जल्दी से मुझे बताओ, क्या जानते हो आप इसके बारे में, ये क्या होता है जी? इसके अंदर कुछ किसी मेजरमेंट्स की खराबी होती है? बिल्कुल माजिद यार, आप तो माशाल्लाह डिस्टिंक्शन होल्डर बच्चे बन गए हो, एक्सीलेंट, शाबाश। ठीक है। इसमें मैंने आपको कहा कि हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, क्या होता है? ब्लड प्रेशर का मसला होता है, हाइपरटेंशन होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री एक्लेम्शिया की। तो प्री एक्लेम्शिया की भी आगे 3 टाइप्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर। तो प्री एक्लेम्शिया को अगर हम सिर्फ डिफाइन करें, तो प्री एक्लेम्शिया में हमारे पास क्या क्या आएगा? हाइपरटेंशन, पहली चीज। दूसरी चीज क्या आएगी? प्रोटीन यूरिया। ठीक है। और तीसरी चीज क्या आएगी, जो यहाँ पे एक बच्ची ने भी मुझे बताई, एडिमा। ठीक है। एक होगा एडिमा, एक होगा प्रोटीन यूरिया, और एक होगा हाइपरटेंशन। और ये हाइपरटेंशन कब होगी? प्रेगनेंसी में। ठीक है। अगर तो उससे पहले हाइपरटेंशन नहीं थी, और अगर उसको भी हो रही है तो वो प्री एक्लेम्शिया, और अगर उसको पहले हो रही है लेकिन अब वो कंट्रोल नहीं हो रही तो भी। ठीक है, दोनों कॉजेज हो सकती हैं। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको बना सकते हैं? पहले तो ये कंडीशन कब होती है, मुझे ये बताएं।
आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, पहले वो नॉर्मल थी, हाइपरटेंसिव नहीं थी। आफ्टर 20th वीक ऑफ जेस्टेशन उसका हाइपरटेंशन हुई, उसको प्रोटीन यूरिया हुआ और साथ में एडीमा हुआ, तो हम उसको प्री एक्लेम्पशिया डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा मुझे पहले ये बताएं कि हाइपरटेंशन का मतलब क्या है। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए आइडियली? 110 से 120 ऊपर वाला, नीचे वाला 70 से 80। ठीक है, अगर ये 140 तक चला जाए और नीचे वाला 90 तक चला जाए, फिर हम उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी डिग्रीज बढ़ती जाएंगी। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है अस्मा, वेरी गुड। ठीक है, तो जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा उसकी डिग्रीज बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि प्री एक्लेम्पशिया क्या है, किसको कहते हैं। एडवांस स्टेज होगी तो एक्लेम्पशिया होगा। प्री एक्लेम्पशिया की भी टाइप्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर। कब होता है? आफ्टर 20th वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 होता है। 140/90 होगा तो हम इसे हाइपरटेंशन कहेंगे। प्री एक्लेम्पशिया में हाइपरटेंशन के साथ प्रोटीन यूरिया और एडीमा भी होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? आवाज तो आ रही है भाई, सबको आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आवाज आ रही है। चलें, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं अगर उसकी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है। ठीक है, प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव थी, बिल्कुल ठीक थी, या फिर और भी मुझे कोई रिस्क फैक्टर्स बता सकते हैं? और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? कोई उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री थी, प्री एक्लेम्पशिया की, फिर ट्विन प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, फिर उसकी एज मोर देन 40 years, या उसकी यंग एज। ठीक है, या फिर 10 years से ज्यादा टाइम हो गया सिंस द लास्ट बेबी। ठीक हो गया, या फिर प्रीवियसली उसको कोई हाइपरटेंशन, बिल्कुल एक्सीलेंट, ओबेसिटी भी हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, या प्रीवियसली उसको कोई रीनल कोई डिजीज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स क्या करेंगे? बूस्ट करेंगे प्री एक्लेम्पशिया के होने को। ठीक है जी, समझ आ गई है प्री एक्लेम्पशिया क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, किस वजह से होता है, कब होता है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। बॉयज आपको भी समझ आ गई है? सिर्फ 27 बच्चे हैं, वेरी डिसअपॉइंटिंग। कोई बात नहीं, खैर है, लास्ट लास्ट है ना। फिर तुम लोग ही शोर डालते हो कि लेक्चर के अकॉर्डिंग रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं। अच्छा, मैं समझ आ गई थी आज? क्रॉनिक हार्ट फेलियर पढ़ा है? अच्छा, ठीक है, क्या रिपीट कर दूं बिलाल? अभी करने लगे हैं। ये देखो, वही बातें आ गई हैं जी। प्रीक्लेम्पशिया, जब प्रेग्नेंट आफ्टर 20th वीक ऑफ जेस्टेशन या इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी उसको हाइपरटेंशन होगी। हाइपरटेंशन क्या होगी? ब्लड उसका 140/90 पे चला जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन, एडीमा होगा उसको, और साथ में क्या होगा? प्रोटीन यूरिया का मतलब यूरिन में प्रोटीन का लेवल ज्यादा हो जाएगा। और कौन सी प्रोटीन का लेवल ज्यादा होता है जिसकी वजह से एडीमा होता है जी? कोई बताएगा? एडीमा भी उसकी वजह से होता है। और प्रोटीन्स में कौन से जो यूरिया में यूरिन में कौन सा प्रोटीन का लेवल ज्यादा होता है? एक्सीलेंट, शाबाश, एल्बुमिन का लेवल रेज होता है। ठीक है, अच्छा, अगर यूरिन में कोई एबनॉर्मेलिटी है या प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा ऑर्गन खराब है? किडनीज। ठीक है, तो इसमें किडनीज का भी हमें मसला होगा। तो अब अगर हमने उसके रिस्क फैक्टर्स तो पढ़ लिए, अगर कोई हमसे पूछे कि प्री एक्लेम्पशिया का पेशेंट आता है तो हम उसके वाइटल्स के साथ हम उसका क्या करवाएंगे? और सीबीसी करवाएंगे, और क्या करवाएंगे? आरएफटीज करवाएंगे, बिल्कुल, आरएफटीज, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, और क्या क्या करवा सकते हैं, कुछ सोचे दिमाग से? सीबीसी करवाएंगे, आरएफटी हिस्ट्री लेंगे,
डायबिटीज की हिस्ट्री लेंगे, शुगर चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, कोई उसको जो है और कोई एबनॉर्मलिटी, दिल का कोई मसला तो नहीं है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कोई मसला तो नहीं है, वो देखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं जी के ये देखें, ये सिम्टम्स हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, वेट गेन होगा, एडिमा की वजह से प्रोटीन यूरिया होगा, फेशियल पफिनेस होगी, पीडल एडिमा होगा। ठीक है, एडिमा कितने टाइप्स का होता है वैसे, पिटिंग और नॉन पिटिंग? किसी को पता है पिटिंग और नॉन पिटिंग क्या होता है? कितने सेकंड्स पे देखते हैं? फाइनल ईयर में जाते हो वार्ड्स में जाके करते हो कोई एग्जामिनेशन, कोई कोई बेड साइड के साथ? कोई ना, वेलिया मुझे मारे हो सेंड ऑफ की वजह से हैं। हाँ जी, ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं जी, एक पिटिंग होता है, एक नॉन पिटिंग होता है। पिटिंग में क्या होता है, ऐसे पिट्स बन जाते हैं, डिप्रेशन बन जाती हैं, 5 to 10 सेकेंड्स तक उसको प्रेस करना है और फिर छोड़ देना है, टाइम लगेगा उसको। जो नॉन पिटिंग होता है वो फौरन से ऊपर आ जाता है, उसके अंदर ये डिप्रेशन या पिट्स नहीं बनते, और जो पिटिंग होता है उसमें ये बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ये प्रोटीन यूरिया वाला होता है, इसमें पिटिंग एडीमा होता है। अच्छा, अब हमारे पास है कि इसकी कॉज क्या, पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है प्री एक्लेम्पसिया की? तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर दो चीजें हैं, एक तो डेफिशिएंट ट्रोफोब्लास्ट इन्वेजन और दूसरी एंडोथेलियल डिसफंक्शन और डिफ्यूज वेजोस्पैज। तो ट्रोफोब्लास्ट जो इन्वेजन होती है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट इन्वर्जन है वो फेल हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, मायोमेट्रियल सेगमेंट जो स्पाइरल आर्टरीज होती हैं फीटस के साथ, उसकी जो उसकी उसके अंदर जो ट्रोफोब्लास्ट की इन्वेजन है वो नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये स्पाइरल आर्टरीज होती हैं ये नैरो हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, लार्ज वेसल्स में नहीं चेंज हो सकती। ठीक है, नैरो हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो मदर से ब्लड सप्लाई जारी होती है बेबी को, फीटस को, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, छोटे जो उसके साइज हो जाता है, नैरो हो जाता है, उसकी वजह से प्रेशर कम होगा पीछे से, हाई फ्लो सिस्टम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड को, सॉरी, फीटस को और प्लेसेंटा को जो ब्लड है वो नहीं जाएगा, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होगी, उसकी वजह से क्या होगा, यूट्रोप्लेसेंटल इस्कीमिया, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें एंडोथीलियल डिसफंक्शन को, तो उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव और इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस होती है। ये क्यों होती है? एक तो इसके अंदर क्या होता है, एंडोथीलियल डैमेज होता है, और दूसरा क्या होता है, वेजोस्पैज्म होता है। ठीक है, वेजोस्पैज्म किस वजह से होगा, वेजोडाइलेटर्स की रिड्यूस सेंसिटिविटी की वजह से होगा, और इनहेंस सेंसिटिविटी टू दी वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स। वेजोडाइलेटर्स जो है उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स की ज्यादा हो जाएगी। जब वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन। ठीक है, थोड़ी सी बात समझ आ रही है, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म, थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी, जिसकी वजह से क्या होगा कि डिक्रीज इंट्रासेल्यूलर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन होगी, फ्लूइड रिटेंशन होगी, जिसकी वजह से एडीमा होगा, वेट गेन होगा, और प्रोटीन हो जाएंगी यूरिन में, और साथ में एडीमा के अंदर भी एक्सेस प्रोटीन्स नजर आएंगी। ठीक है, इंट्रावेस्कुलर स्पेस में प्रोटीन्स की लीकेज हो जाएगी। बॉयज एंड गर्ल्स सो रहे हो या मेरी माइक म्यूट हो गया? क्या बात है, मुझे ये सारी पैथोफिजियोलॉजी समझाओ। चलो शाबाश, रिपीट करो मेरे साथ। एक तो क्या है, डेफिशिएंट ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन, उसके अंदर क्या होता है कि जो स्पाइरल आर्टरीज के मायोमेट्रियल सेगमेंट्स हैं उसको ट्रोफोब्लास्ट इन्वेजन नहीं मिलती, फेलियर हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्पाइरल आर्टरीज होती हैं वो स्मॉल नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो फ्रॉम द मदर टू द फीटस और प्लेसेंटा जा रहा होता है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो जाती है, और उसकी वजह से यूट्रोप्लेसेंटल इस्कीमिया हो जाता है। दूसरी तरफ देखें तो वेजोस्पैज्म हो जाता है, और एंडोथीलियल डिसफंक्शन, इसमें क्या होता है, एंडोथीलियल डैमेज और डिफ्यूज वेजोस्पैज्म।
क्या होगा कि जो वेसोकंस्ट्रिक्टर्स हैं उनकी सेंसिटिविटी इनहैंस हो जाएगी, जो वेसोडाइलेटर्स हैं उनकी रिड्यूस हो जाएगी। किस तरह होगी कि जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है हमारी वो इंक्रीज हो जाएगी। जब पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, वेसोस्पैज्म होगा, हाइपरटेंशन होगी। साथ ही साथ जो फ्लूइड रिटेंशन है उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव वेट गेन, और जो प्रोटीन्स हैं उनका लॉस होगा, उसकी वजह से ये कहाँ पर जाएंगी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में, सॉरी एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर स्पेस में, उसके अंदर ये जब जाएंगी लीकेज होगी तो क्या होगा, क्या होगा जी, लीकेज होगी एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर स्पेस में तो क्या होगा, एक्सीलेंट एडिमा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया प्री एक्लेम्शिया किस तरह से होता है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। एक तो इसके अंदर हमने देखा किडनीज इन्वॉल्व होंगी, दूसरा इसके अंदर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होगा, तीसरा इसके अंदर ब्लड इन्वॉल्व होगा, कोई हेमाटोलॉजिकल चेंजिंग्स आएंगी अगर उसको फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है तो, बिल्कुल कोएगुलोपैथी हो सकती है, और डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम की वजह से हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है। एक्सीलेंट राया शुक्र, लिवर भी इन्वॉल्व होगा, सीएनएस भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, लिवर में आता है हेल्प सिंड्रोम। मुझे हेल्प सिंड्रोम का तो बताएं, ये आपके ऑस्पी का पेट क्वेश्चन है, मुझसे लिखवा लें, उन्होंने कहना है डिफाइन हेल्प सिंड्रोम। अब आपने, और ये आपसे मेरा ख्याल है ये प्रॉफ के ना इस साल के प्रॉफ में भी आया हुआ है कि हेल्प सिंड्रोम क्या होता है और उसमें क्या करते हैं, मेरा ख्याल कहता है कि ये प्रॉफ में आया था। हेल्प सिंड्रोम, एक्सीलेंट। hemolysis, HELP stands for hemolysis, EL stands for elevated liver enzymes, और LP का क्या मतलब है, लो प्लेटलेट्स। वेरी गुड, तो ये आपको याद होने चाहिए, आपने भूलने नहीं है। बॉयज आप भी मुझे सुनाएं जल्दी से, हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स और लो प्लेटलेट्स। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अब पढ़ लिए, अब समझ आ गई है थोड़ी बहुत उसके कॉन्सेप्ट की, क्या होता है, किस तरह होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या उसकी पैथोफिजियोलॉजी है। अब सिम्टम्स बता सकते हो मुझे क्या होते हैं। सिम्टम्स तो हमने खुद भी याद कर लिए, एक सिम्टम होगा एक्सेस प्रोटीन इन यूरिन, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, दूसरा सिम्टम क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगी, एडिमा होगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है, हेडेक होगी। फिर हाइपरटेंशन की आप सिम्टम्स भी देखोगे, वीएन चेंजेस। ठीक है, आगे आगे अंधेरा आना शुरू हो जाएगा आंखों के, पेशेंट कहेगा मुझे सही से नजर नहीं आ रहा, धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। ये आपने आई में भी पढ़ा है, रेटिनल वेसल्स का डैमेज हो रहा होता है जिसकी वजह से चेंजेस इन वीएन और टेम्परेरी लॉस ऑफ वीएन हो जाती है, ब्लड वीएन या लाइट सेंसिटिविटी। कोई बताएगा मुझे कि क्या कॉन्सेप्ट आप लोगों ने आई में अगर पढ़ा हुआ है तो, हाइपरटेंशन का है ना वीएन के साथ, रेटिनल वेसल्स का। ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपर एब्डोमिनल पेन होगी, यूजुअली अंडर योर रिब्स ऑन द राइट साइड। ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है हाइपरटेंशन की वजह से। ठीक है, जो ज्यादा मेजर होती है ना उसके अंदर होती है एडिमा, प्रोटीन यूरिया और वीएन चेंजेस और हेडेक, बहुत ज्यादा प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है पेशेंट की। ठीक है, अब प्रोटीन यूरिया होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगी तो यूरिन आउटपुट भी कम होगी। ठीक है, डिक्रीज लेवल्स ऑफ द प्लेटलेट्स इन योर ब्लड, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। ठीक है, इम्पेयर्ड लिवर फंक्शंस। ठीक हो गया, साथ में क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कॉज्ड बाय द फ्लूइड इन योर लंग्स। ठीक है, ये उसके कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको नजर आएंगे। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं मेरे साथ रिपीट करें, एडिमा हो सकता है उसको, प्रोटीन यूरिया हो सकता है उसको, और क्या हो सकता है जी, जल्दी से मुझे बताएं। एंजाइम्स जो उसके लिवर उसका खराब हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल, हेल्प सिंड्रोम में लिवर कैसे इन्वॉल्व होता है अभी आगे देख लेते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है जी,
हेल्थ सिंड्रोम में आपका ये आगे एक्सप्लेन होगा, ठीक है? जल्दी से मुझे बताएं। बिल्कुल, माइक्रोवेस्कुलर रप्चर हो सकता है, हेडेक हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, और क्या हो सकता है? प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, और क्या हो सकता है जी? ब्रेथलेसनेस हो सकती है उसको, पेन हो सकती है राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन पे, और क्या हो सकता है? स्टमक में पेन हो सकती है, हेडेक हो गई हमारे साथ, ब्लरिंग विजन हो सकती है, लाइट सेंसिटिविटी उसकी कम हो सकती है, ठीक है? तो ये हमारे क्या हो गए? सारे सिम्पटम्स हो गए किसके? प्री एक्लेम्पसिया के, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास क्या आता है? ये हमने रिस्क फैक्टर सारे कर लिए हैं। पहले आप मुझे इससे बताएं कि प्री एक्लेम्पसिया की मैंने आपको स्टार्ट में बताया, एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, और एक होता है स्वेयर। तो ये आपने मुझे बताने हैं कि ये 3 टाइप्स किसकी बेस पर होंगी? मुझे जल्दी से बताएं क्या होंगी? माइल्ड कब होगा? जब उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 140 से 149 तक है, और जो उसका नीचे वाली लिमिट है वो 90 से 99 है, ठीक है? और उसके साथ उसको जो है वो सिग्निफिकेंट यानी माइल्ड प्रोटीन यूरिया, ठीक है? और साथ में कोई मैटरनल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये सारी किसकी प्रेजेंटेशन है? माइल्ड प्री एक्लेम्पसिया की, ठीक है? अब अगर इसकी जगह मैं कहती हूँ कि ये 150 से 59 है, और नीचे वाला 100 से 109 है, और सिग्निफिकेंटली ज्यादा प्रोटीन यूरिया है, तो क्या होगा? ये मॉडरेट, ठीक है? और अगर उसकी मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस भी साथ आ गई हैं, ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो फिर क्या है? स्वेयर प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है? थोड़े से डिफरेंसेस समझ आ गए हैं एक्लेम्पसिया की जो टाइप्स हैं उसके? माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर, ठीक है? अच्छा, ये हमने कर लिया। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है, ये लिखा हुआ है जी कि कब आपने डॉक्टर को दिखाना है एक्लेम्पसिया प्री एक्लेम्पसिया में, उसने आपने किस तरह से काउंसल करना है। तो हमने उसको कहना है कि अगर उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो वो अपने विजिट्स अपने प्रीनेटल पूरे रखे, मॉनिटर करे ब्लड प्रेशर को। अगर उसे वही बातें कि अगर उसे किसी भी किस्म के प्री एक्लेम्पसिया के सिम्टम्स आते हैं, हेडेक होती है, ब्लड वीएन होती है, स्वेयर पेन एब्डोमेन में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारी चीजें तो फौरन आपने डॉक्टर को बताना है और रूल आउट करवानी है अपनी प्रेगनेंसी के अंदर प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है? क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस आगे हो सकती हैं। मुझे कोई बताएगा इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? रिस्क फैक्टर्स पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, हमने पढ़ लिया ना पहले। उसकी प्री एक्लेम्पसिया की हिस्ट्री होनी चाहिए, क्रोनिक हाइपरटेंशन होनी चाहिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, न्यू पैटर्निटी हमने नहीं किया था डिस्कस। ये क्या होता है न्यू पैटर्निटी? बॉयज में हमारे पास खलीफ अब्दी और नईमुल्ला मौजूद है? एब्सेंट है, ठीक है? इनकी 4 एब्सेंट्स लगेंगी, मैं खुद लगाती हूँ। आज इनके घर भी कॉल जाएगी, ठीक है? अच्छा, न्यू पैटर्निटी का मतलब है कि न्यू पार्टनर के साथ अगर प्रेगनेंसी होगी ना, तो उसके अंदर भी ज्यादा चांसेस हैं प्री एक्लेम्पसिया के एज कंपेयर टू विद सेम पार्टनर सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी, ठीक है? इसे कहते हैं न्यू पैटर्निटी। तो ये भी एक फैक्टर है प्री एक्लेम्पसिया में, ठीक हो गया? फिर हमने एज भी पढ़ी थी कि ज्यादा एज हो 40 से या यंग एज हो। फिर उसके अलावा ब्लैक वुमेन्स के अंदर ज्यादा रिस्क होता है। अच्छा, ठीक है। और ओबेसिटी की वजह से भी बूस्ट करता है इसके चांसेस। मल्टीपल प्रेगनेंसीज जिसमें मैंने ट्विन्स और ट्रिपलेट्स और अदर मल्टीपल्स का कहा था। इंटरवल अगर 10 से ज्यादा हो, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस कंडीशंस, कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी का, ये सारा, ठीक है? तो परेशान तो नहीं हो गए कि ये हमने नहीं पढ़ा? आता है ना जी? अच्छा, अब मैं पूछ रही थी कि कॉम्प्लिकेशंस आपके माइंड में क्या-क्या आ सकती हैं? क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं प्री एक्लेम्पसिया की? एक्लेम्पसिया जो सबसे पहले मैंने बताया, ठीक है? यार फाइनल ईयर तुम लोग तो बड़े ही स्लो हो। तुम लोगों का साबुन इतना स्लो क्यों है? बाकी सारे इतने फास्ट है माशाल्लाह। तुम लोगों के जूनियर्स तुम लोगों से ज्यादा फास्ट है, हैं?
सिर्फ राया शकूर बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, बाकी बहुत से बच्चे बहुत स्लो हैं यार। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है? हेल्प सिंड्रोम हो सकता है उसको, कोई सेरिब्रल हैमरेज हो सकता है, ये देखो सामने लिखा भी हुआ है। इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द यूट्रस हो सकता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है। सुन लो, प्लेसेंटल एब्रप्शन क्या होती है मुझे, चलो बताओ। प्लेसेंटल एब्रप्शन की आगे दो टाइप्स थी, कौन कौन सी थी? मुझे जल्दी से आंसर चाहिए वरना मैं समझूंगी मैंने ऑब्स नहीं अच्छी पढ़ाई। दो टाइप्स थी प्लेसेंटल एब्रप्शन की, एक छुपी हुई थी, एक नजर आने वाली थी। चीटिंग भी करवा दी है, हिंट भी दे दी है। छुपी हुई और नजर आने वाली, यही लिख दिया राइया ने। कंसील्ड और रिवील्ड, ठीक है। कौन सी ज्यादा डेंजरस थी? कंसील्ड, ठीक है। ब्लीडिंग किस में ज्यादा होती थी? रिवील्ड में। कंसील्ड 2/3 केसेस में थी या रिवील्ड? 2/3 केसेस में रिवील्ड जो थी वो कंसील्ड थी, 1/3 केसेस में होती थी, ठीक है। अच्छा, कोई अगर उसका इम्यून सिस्टम के साथ कोई प्रॉब्लम है, उसको डीआईसी हो सकती है। डीआईसी क्या होती है वैसे? और ये कौन से अबॉर्शन की कॉम्प्लिकेशन भी है? डीआईसी क्या होती है? और कौन से अबॉर्शन की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मुझे बताओ? डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, अगर उसको कोई कोएगुलोपैथी है। सेप नहीं नहीं नहीं, कौन से अबॉर्शन में ये थी, सोच के बताना पड़ेगा मुझे, इसका आंसर बताना है आप लोगों ने, ठीक है। कुछ सही आंसर्स भी आने लग गए हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये है हमारी कॉम्प्लिकेशंस। फिटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, सेप्टिक में नहीं बेटा, भूल गए हो तुम लोग, वेरी बैड, इतना गंदा पढ़ाया था हमने। अच्छा, प्रीटर्म बर्थ हो सकती है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, हेल्प सिंड्रोम हो सकता है, और जो बाकी है वो मैंने आपको बता दी हैं। रीनल फेलियर भी हो सकता है उसको, ठीक है। सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है उसको, भी हो सकती है उसको, डीआईसी भी हो सकती है उसको, सेरिब्रल हैमरेज भी हो सकता है उसको, और साथ में क्या हो सकता है उसको, कोई प्री एग्जिस्टिंग अगर उसको डायबिटीज या ये सारी डिजीजेस थी वो भी उसकी कोमॉर्बिडिटीज बन सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ना है एक्लेम्शिया। तो मुझे बताओ कि प्री एक्लेम्शिया की थोड़ी सी समझ आ गई है? चलो साथ ही प्री एक्लेम्शिया की ना थोड़ी सी कर लेते हैं मैनेजमेंट। प्री एक्लेम्शिया के अंदर अगर माइल्ड प्री एक्लेम्शिया होगा तो उसके अंदर हम उसको पहले तो हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, उसका बीपी कम से कम 4 टाइम्स मॉनिटर करेंगे, और उसको एंटी हाइपरटेंसिव देंगे? नहीं देंगे, ठीक है। उसको एंटी हाइपरटेंस को कंट्रोल वैसे ही करने की कोशिश करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग करवाएंगे, आरएफटीज, एलएफटीज, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अगर वो मॉडरेट में चेंज होगा तो फिर हम उसे बीपी मैनेजमेंट के लिए ओरल लेबिटालोल देते हैं, जो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस भी है, ठीक है। और इसके अलावा क्या देते हैं? एमोडिप भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो अगर सेफ प्रेगनेंसी में देखना है तो मेरा ख्याल है एमोडिप नहीं होती सेफ प्रेगनेंसी में, हाँ, लेकिन हाइपरटेंशन में वो यूज होती है, ठीक है। अगर स्वेयर प्री एक्लेम्पसिया है तो उसके अंदर आप क्या करोगे? उसके अंदर उसकी मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही हैं, उसका मेंटल स्टेटस खराब हो रहा है, वर्सनिंग हेडेक हो रही है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, हाँ। तो उसके अंदर हम करना है कि उसको एडमिट करना है हॉस्पिटल में, उसको लेबिटालॉल देनी है, उसके सारे मैनेजमेंट उसकी जितनी भी एडीमा की और प्रोटीन यूरिया की करनी है, ठीक है। अच्छा, और साथ में उसको अगर प्री एक्लेम्शिया से एक्लेम्शिया की तरफ जा रही है तो उसकी वो भी मैनेजमेंट करनी है। अच्छा, अब ये है कि एक्लेम्शिया क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मैंने शुरू में बताया एडवांस स्टेज ऑफ प्री एक्लेम्शिया, अगर उसके अंदर सीजर्स भी आ जाएं तो ये क्या होगा? एक्लेम्शिया, ठीक है। प्री एक्लेम्शिया विद सीजर्स क्या होगा? एक्लेम्शिया, ठीक है। जिन बच्चों को लग रहा है कि टाइम ज्यादा हो गया वो जा सकते हैं, हमारा 5 मिनट का और लेक्चर है बस, ठीक है।
अच्छा, तो अगर प्री एक्लेम्पसिया के साथ सीज़र्स भी होंगे, तो वो क्या हो जाएगा? एक्लेम्पसिया, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इट्स एन इमरजेंसी, ठीक है? इट्स एन इमरजेंसी। इसके अंदर आपने क्या देखना होता है, बोथ मदर और बेबी दोनों को हार्म हो सकता है। फौरन सीटीजी करेंगे, देखेंगे बेबी अलाइव है कि नहीं, कितने वीक्स पे है बेबी, कितने वीक्स की जेस्टेशन है वो देखेंगे, साथ उसके और डिजीज भी, उसको प्रोटीनूरिया हो रहा है, वो सारी चीजें साथ देखेंगे। सेरिब्रल हेमरेज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इसकी बनती है एक्लेम्पसिया के अंदर, इसीलिए इसके अंदर देखते हैं रिगार्डलेस ऑफ दी जेस्टेशन, उसके अंदर क्या करते हैं, डिलीवरी कर देते हैं अगर ये कंट्रोल ना हो तो, ठीक है? क्यों? क्योंकि मदर और बेबी दोनों को हार्म होता है, बेबी की वायबिलिटी खत्म हो सकती है, और मदर को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है। सेरिब्रल हेमरेज क्यों होगा? हाइपरटेंशन होगी ज्यादा से ज्यादा, वेसल्स के ऊपर क्या प्रेशर ज्यादा होगा, वेसल्स की वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीज होगी, वेजोस्पाज्म होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, ठीक है? अच्छा, और अदर ऑर्गन्स भी जो पहले थे सारे, वो सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं, हमने देख लिया ब्रेन इंजरी या स्ट्रोक हो सकता है। अगर प्री टर्म, तो फिर ये प्री टर्म डिलीवरी करेंगे, ठीक है? रिगार्डलेस ऑफ द जेस्टेशन, तभी तो जो ज्यादातर एक्लेम्पसिया प्री एक्लेम्पसिया के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर प्री टर्म डिलीवरीज होती हैं, और बहुत सारे बेबीज अगर ज्यादा अर्ली हो जेस्टेशन तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन हमने मदर को तो बचाना होता है ना, क्योंकि बेबी तो फिर से हो सकता है, ठीक है? और साथ में कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है वो भी देखनी है। फिर उसके बाद आपने लैब्स क्या करवानी है, क्या क्या लैब्स करवानी है जी? बेसिक आपने सीबीसी देखनी है, फिर आरएफटीज, एलएफटीज, यूरिन एनालिसिस, यूरिक एसिड, एलडीएच, ये सारी चीजें आपने उसके टेस्ट करवाने हैं बेसिक। क्लॉटिंग स्टडीज भी करवानी है, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, लिवर फंक्शन टेस्ट, और इस ड्यूरेशन में आपने कोई ब्लड अरेंज करना है, 6 यूनिट्स ऑफ ब्लड अरेंज करना, ठीक है? 6 यूनिट्स, एटलीस्ट 6 पेंट्स ऑफ ब्लड आपके हैंड में होना चाहिए, ठीक हो गया? ये हमने माइल्ड और स्वेयर और मॉडरेट ये पढ़ लिया, पढ़ने की जरूरत तो नहीं है जी? एक्लेम्पसिया माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर, और उसकी ट्रीटमेंट भी। ये देखिए, ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू है डायग्रामेटिकली जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा सारा। अब हेल्प सिंड्रोम क्या है सबको पता चल गया है? किसी को कोई ऐसा बंदा जिससे ना आती हो? ये उसके मेजर हैं, और ये माइनर सिम्टम्स जो हमें साथ नजर आ रहे होते हैं उसके, ठीक है? अच्छा, अब हमने बात की थी एक्लेम्पसिया की, मुझे बताओ कि उसको उसको सीजर्स हैं, फिट्स पड़ रहे हैं, मदर को जो है वो थ्रेट है कि उसको सेरिब्रल हेमरेज हो जाए, फीटस को देता है कि उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाए, तो क्या करोगे? फौरी, इट्स एन इमरजेंसी, फौरी मैनेजमेंट करोगे। क्या मैनेजमेंट करोगे? फिट्स के लिए उसको क्या दोगे? सीजर के प्रोफाइलैक्सिस के लिए उसको क्या दोगे जी? एंटी कन्वल्सेंट दोगे। तो ये आपके पास इतनी बड़ी सी एंटी कन्वल्सेंट लिखी हुई है, इट्स अ मेजर रोल, इसको आपने जरूर याद करना है, वाइवा में, एमसीक्यू में, एससीक्यू में जरूर पूछी जाती है। मैग्नीशियम सल्फेट उसको दोगे, आईवी लेबिटालॉल साथ दोगे, ठीक है? एंटी कन्वल्सेंट है, एक्लेम्पसिया में यूज होती है, और प्री एक्लेम्पसिया में भी अगर सीजर्स हैं प्रोफाइलैक्टिकली चांस है अगर हमें कि एक्लेम्पसिया में चेंज हो सकता है, तो हम उसके अंदर भी प्रोफाइलैक्टिकली दे सकते हैं, ठीक है? किस तरह से देते हैं? आईवी देंगे या इंट्राऑस्शियस दे सकते हैं, ठीक है? क्या देंगे, इसकी डोज भी इंपॉर्टेंट है। ये डोज आपने याद रखनी है, या आपने लिखनी है जब आपका एक्लेम्पसिया का आएगा। अगर आप डोज नहीं लिखोगे आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो क्या डोज है? लोडिंग डोज 4 to 6 स्टैट, और उसके बाद 1 to 2 ग्राम पर आर पे मेंटेन करनी है, ठीक है? अच्छा, इसका ये भी है कि इसको ओवरडोज भी नहीं करना, अगर ओवरडोज कर दोगे तो क्या हो सकता है? रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है? मैग्नीशियम सल्फेट कैसे एंटी कन्वल्सेंट है, उसके लिए तो फिर हमें फार्मा पढ़नी पड़ेगी। एंटी सीजर्स के अंदर आप जाके फार्मा में देखो बेटा कि क्या इसका रोल है, किस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इसका,
ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट बेसिकली एंटी कन्वल्सेंट है, सीजर्स को रोकती है, सीजर्स को प्रोफाइलैक्सिस करती है, इसकी वजह से ये उसके अंदर देते हैं। और जो उसकी हाइपरटेंशन है उसको हमने किस तरह से खत्म करना है, उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, लेबिटालॉल देना है। किस तरह इमरजेंसी है तो आईवी लेबिटालॉल देना है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ हमने क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी है, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन और एनेस्थेटिक को कॉल करनी है। 6 पिंट्स ऑफ ब्लड हैंड में होना चाहिए और आईवी लाइन मेंटेन करनी है। 2 मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया, एंटी हाइपरटेंसिव दे दी। और भी कुछ करना है मुझे बताओ, कोई और मसला भी हो रहा था उसको? और भी कुछ करना है? ब्लड प्रेशर भी मैनेज कर लिया, और कुछ करेंगे? उसका फ्लूइड इतना ज्यादा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन हो रही है, उसकी वजह से कुछ करोगे? बिल्कुल करेंगे, फ्लूइड बैलेंस करेंगे, ठीक है। उसके अंदर पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू द 100 ml/h ड्यू टू द रिस्क ऑफ द पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका फ्लूइड बैलेंस करेंगे, उसकी आरएफटीज देखेंगे, क्रिएटिनिन का लेवल देखेंगे, इसके अंदर डायूरेटिक्स को अवॉइड करेंगे। क्यों? ताकि फ्लूइड ओवरलोड ना हो, पल्मोनरी एडिमा ना हो, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे जी? वही बात के लेबिटालॉल दे दी हमने आईवी और साथ में हाइड्रोलाजीन का पुश दे दिया, ठीक है। क्या अवॉइड करेंगे जी? डायूरेटिक्स, बिल्कुल, ताकि फ्लूइड ओवरलोड ना हो, ठीक है, ताकि उसका इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम इंक्रीज कर सके, जो प्रोटीन के लॉस की वजह से, लीकेज की वजह से इंक्रीज हुआ हुआ था। नहीं देंगे ना, अवॉइड करेंगे, नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कुछ पता है क्या करेंगे? इमरजेंसी सी सेक्शन करना होता है ना इसमें, रिगार्डलेस ऑफ, क्योंकि मदर को सेरेब्रल हेमरेज और फीटस की वायबिलिटी खत्म होने का चांस होता है। इसीलिए तो हमने 6 पिंट्स ऑफ ब्लड हैंड में रखे हुए हैं, इसीलिए तो हमने ऑब्स्टेट्रिशियन को कॉल किया, एनेस्थेटिक को कॉल किया। तो डिलीवरी भी तो करवानी है ना, कि उसको बस अब ब्लड प्रेशर और मैग्नीशियम सल्फेट देख के नहीं घर भेज देना, ठीक है। तो बेटा डायूरेटिक्स ओवरलोड हुआ हुआ है ना, तो डायूरेटिक्स और ओवरलोड करवा देंगे, ओवरडोज करवा देंगे, इसलिए उसका फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना है। सिर्फ 100 ml/h तक जाना है, ताकि उसको पल्मोनरी एडिमा ना हो मजीद। उसके आरएफटी देखते रहने हैं, उसको ऑलरेडी एडिमा हुआ है, ठीक है। उसको डायूरेटिक्स रिस्ट्रिक्ट करने हैं, उसकी ऑलरेडी इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है, फ्लूइड प्रोटीन के लीकेज की वजह से। अच्छा, अब इसके बाद डिलीवरी क्या है? ओनली द डेफिनेटिव क्योर एट एनी gestation एज आफ्टर स्टेबलाइजेशन ऑफ द मदर एंड द फीटस। जैसे ही मदर और फीटस दोनों स्टेबल होते हैं, उसका बीपी नीचे होता है, उसको सीजर्स फिट्स पड़ने बंद होते हैं, आपने डिलीवरी कर देनी है रिगार्डलेस ऑफ एनी जेस्टेशनल एज, ठीक है। अगर 34 वीक से ज्यादा की जेस्टेशन हो गई है, ठीक है, तो कोई भी जेस्टेशन की एज है, आपने उसको कर देना। अगर इससे कम भी है और अगर उसको फिट्स पड़ रहे हैं तो आपने डिलीवरी कर देनी है। या अगर फीटल वायबिलिटी सीटीजी के ऊपर उसकी वायबिलिटी आ रही है, उसका हार्ट रेट नहीं आ रहा, तो फौरन इमरजेंसी सी सेक्शन करना है, ठीक है। और साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोफिलैक्सिस क्यों दे रहे थे? ये मैंने पहले भी कई बार बताया है। क्यों देते हैं जी? क्या होता है इससे फीटल के उसको, फीटस को क्या होता है इससे? राइए मुझे बताएं, क्या होता है फीटस को? उसके लंग्स में चोर होते हैं, क्योंकि प्री टर्म है ना, अभी उसका टाइम नहीं आया था बाहर आने को, लेकिन बाहर आ रहा है, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, तो उसके लंग्स भी तो हमें चोर करवाने हैं ना, ताकि उसको एयर अंदर जाए और वो ब्रीथ करना शुरू करे, राइट, ठीक है। चलें जी, ये था हमारा एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया। मुश्किल था? मुश्किल तो नहीं था? समझ आ गई है सबको? चलो जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।